हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस पर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो प्रथम पेपर आता है और उसमें बड़ी भूमिका, बड़ा भाग है वो राजस्थान के इतिहास का रहता है। राजस्थान के इतिहास के बिना है वो हम राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पार नहीं कर सकते और इसमें भी बड़ी भूमिका हमारा इतिहास और कला संस्कृति निभाती है। उस इतिहास में एक टॉपिक हमारा रहता है राजस्थान के एकीकरण का। दोस्तों, यदि देखा जाए कि देश आज़ाद होता है और देश आज़ादी के साथ साथ जब राष्ट्रीय स्तर पर देश के एकीकरण का काम होता है, उस समय राजस्थान में भी है वो एक यहाँ बड़ी सुगबुगाहट होनी शुरू हो जाती है यहाँ के राजा महाराजाओं में भी कि अब है वो हमें क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति की पृष्ठभूमि भी हम पकड़ेंगे कि किस तरह से राजस्थान को एक करने का जो प्रयत्न किया गया और आखिरकार में 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान हमारे सामने है वो किस रूप में आया। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हाल ही के समय में जो हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की कि राजस्थान में अन्य जिलों की है वो बनाए जाएंगे और उससे कुल मिलाकर 50 के आसपास जिले है वो बनेंगे। तो उस पर भी हम है वो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार में वर्तमान एकीकरण को भी है वो इतिहास के एकीकरण के पन्ने के साथ में जोड़ने का कार्य करेंगे। तो आइए आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और बात हम राजस्थान के एकीकरण की है वो करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की यदि बात की जाए तो देश के एकीकरण का है वो कार्य होता है और साथ साथ राजस्थान में भी हमारे काम होता है। अब उसमें दो स्थितियां निकल कर आई हमारे सामने, दोहरा है वो चुनौती थी। एक तो देश में राज्यों का विलय करना और दूसरा था कि छोटे छोटे राज्य हैं उनको बना करके एक एकीकृत संघ भी बनाना हमारे सामने है वो चुनौती रही। उस हेतु क्या प्रयत्न किए गए, उसमें सबसे पहला ही हमारा नाम आता है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और उसमें है वो पहली बार ये कहा गया कि देशी राज्यों का भी एक एकीकृत संघ है वो बनाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं की महत्वाकांक्षा के कारण है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई अखिल भारतीय संघ बन पाया ही नहीं, तो ये योजना फेल हो गई। उसके बाद में दूसरी बड़ी जो बात आती है वो लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने है वो मंशा जाहिर की थी कि यहाँ की जो राजस्थान में है उसके परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया कि यहाँ की राजपूताना की जो इकाइयां हैं उनको भी एक होकर के एक वृहद इकाई है वो बन जाना चाहिए ताकि आपकी भूमिका और भी है वो मजबूत हो। लेकिन वह भी कार्य नहीं हो पाए। उससे आगे हम क्रिप्स मिशन की भी बात करेंगे, फिर कैबिनेट मिशन की भी है वो बात करेंगे और फिर आखिर में जो रियासती विभाग का गठन होता है उससे हमारी बात शुरू होती है। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान के एकीकरण की। एकीकरण का मतलब हुआ कि राजस्थान को एकता के सूत्र में पिरोना है। क्योंकि उस समय की यदि स्थिति को देखा जाए तो जिस तरह से भारत दो भागों में विभाजित था वही स्थिति राजस्थान की भी थी। एक तो था ब्रिटिश भारत, हम देखते हैं ब्रिटिश भारत जहां पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ जहां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। और दूसरा है देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े का मतलब हुआ जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। जहां पर राजाओं का शासन था वो रजवाड़े, सिंपल थ्योरी। और यदि देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में रजवाड़ों की संख्या तो हमारे सामने एक बड़ा आंकड़ा आता है 562 का। और यदि यही राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो हमारे सामने ये आंकड़ा आता है राजस्थान में जो देसी रियासतें थी वो 19 थी। 19 देसी रियासतें थी प्लस 3 है वो ठिकाने थे। तो ये भी एक तरह से देसी रजवाड़े का ही हिस्सा माने जाते हैं। बात करेंगे कि ठिकाना क्या है, तो हम जैसे राजा महाराजा का एक राज्य है उसमें कुछ सामंत थे, अलग अलग जागीरदार होते थे, तो उन जागीरदारों को है वो ठिकाने दिए जाते थे। इसलिए 3 ठिकाने हमारे है वो नाम आता है, जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं। एक नीमराणा का नाम आता है, नीमराणा, कुशलगढ़ का और लावा, 3 नाम। लावा टोंक में पड़ता है
नीमराना अलवर में है, और ये बांसवाड़ा। ये 3 है वो ठिकाने थे। इनको नॉन सैल्यूट रेजेंस भी है वो कहा जाता है। तो नॉन सैल्यूट ये है वो रजवाड़े थे। वे रजवाड़े 19 रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये सैल्यूट है वो रजवाड़े थे, और ये नॉन सैल्यूटेरियन को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो ये एक स्थिति निकल कर आई। अब बात कर लेते हैं एकीकरण के ऊपर। एकीकरण की यदि पृष्ठभूमि हम पकड़ते हैं तो हमारे सामने चीज निकल कर आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की बात की गई। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, लेकिन अखिल भारतीय संघ है वो बन पाया ही नहीं। तो एक स्थिति तो हमारे सामने सर्वप्रथम पृष्ठभूमि में ये आती है। उसके बाद में हम लेते हैं 1939 की यदि बात करें, क्योंकि इतिहास है और इतिहास बड़ा क्रॉनिकल ऑर्डर में चलता है। क्रॉनिकल ऑर्डर है, घटना दर घटना को देखेंगे, उससे है वो चीजें और भी आसान हो जाती है। इसलिए आप तिथियों के क्रम से उनको पढ़ते जाएं। जैसे 2015, 2016, 2017, 2018 में क्या क्या घटनाएं हुई, तो उससे हमारे बड़ी है वो आसानी रहेगी। और प्रश्न यहां से हर परीक्षा में पूछा जाता है। आपके भी यहां से प्रश्न 100% पुटअप होगा, वो यहीं से हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आता है, और लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ये जीजी थे, भारत के गवर्नर जनरल। इन्होंने भी एक इकाई बनाने की है वो बात की गई कि राजस्थान को भी एक बड़ी इकाई के रूप में संगठित होना चाहिए, लेकिन राजस्थान एक इकाई के रूप में संगठित नहीं हो पाया। उसके बाद में है वो बड़ा नाम आता है 1946 का। 1946 का वर्ष आता है। इस समय आपको पता हो तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन, पैट्रिक लॉरेंस जिसका नाम था, और वे भारत आए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है वो चलता है, और राष्ट्रीय आंदोलन चलने के कारण एक तरह से वहां की ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी बड़ा दबाव था अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कि आप जाइए और वहां राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा, उसकी समाधान है वो कीजिए। इस स्थिति के अंदर क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ 1942 में आया, तो उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन है वो आता है, जिसमें है वो एवी अलेक्जेंडर भी थे और क्रिप्स भी थे, और उसमें एक नाम आता पैट्रिक लॉरेंस जो उसके अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन आया। ये पहली बार ब्रिटेन की संसद के कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा है। तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने भी है वो एक बात कही थी कि भारत है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए है वो छोटे छोटे भाग है उनको मिलकर के एक वृहद इकाई बनानी चाहिए, एक बड़ी इकाई है वो बननी चाहिए, और बड़ी इकाई है वो बनेगी तो उसकी भूमिका और भी मजबूत बन जाएगी। यानी कैबिनेट मिशन भी एक वृहत जो राज्य की बात है वो कर रहा है। तो ये तो एक इसकी पृष्ठभूमि में आई। इसलिए एक वर्ष 1946 में है वो, उस बात को भी हम ले लेते हैं। और 1946 के हम 25 और 26 जून का एक समय हमारे बताया गया है। वह बताया गया है कि साहब 25 और 26 जून 1946 को, आगे भी इस पर बात करूंगा, यहीं भी कर लेता हूं। 25-26 जून 1946 को यहां मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने एक उदयपुर में सम्मेलन बुलाते हैं। और भूपाल सिंह जी का एक सपना था राजस्थान यूनियन बनाने का। कि हम क्या करते हैं कि यहाँ के राजस्थान के यानी जो राजपूताना है, राजपूताना के, मालवा मध्य प्रदेश के और गुजरात के जो राजा महाराजा हैं उनको वहां पर आमंत्रित करते हैं उदयपुर में। और उनका एक सपना था कि एक राजस्थान यूनियन है वो बना देते हैं ताकि हम सभी क्या रहेंगे, एक है वो रहेंगे, इकट्ठे है वो रह पाएंगे। उस हेतु भूपाल सिंह जी है वो एक सम्मेलन बुलाते हैं उदयपुर में। तो कहां पर बुलाते हैं? उदयपुर, मेवाड़ मीन्स उदयपुर में है वो बुलाई। और के एम मुंशी साहब, कन्हैया लाल, माणक्य लाल मुंशी जी,
जो कांग्रेस के बाद में हम देखते हैं बड़े नेता भी रहे और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी रहे, जो मेवाड़ का संविधान निर्माण का भी काम करते हैं। तो इन्होंने भी है वो कहा कि हाँ बिल्कुल आप है वो बुलाइए। तो एक सम्मेलन बुलाया गया भूपाल सिंह जी का, और इसमें तय हुआ और इसमें जो बात रखी गई वो थी कि साहब मालवा को, गुजरात को और राजपूताना को, और राजपूताना, ये मैं राजस्थान लिख लेता हूं, राजपूताना आप समझना, इनको मिला करके एक बड़ी इकाई का है वो हम क्या करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। तो जो इसमें तकरीबन है वो 22 के आसपास है वो राजा महाराजा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और जिसमें मोटे मोटे तौर पर यह तय हुआ कि हाँ हम है वो राजस्थान यूनियन में मिलेंगे। लेकिन इसमें जो जोधपुर है, जयपुर है और बीकानेर है, ये बड़ी रियासतें महत्वाकांक्षी थी। इन्होंने है वो एक तरह से इसको नकारने का काम किया कि हम है वो शामिल नहीं करेंगे। तो इनमें जयपुर का नाम आता है, जोधपुर का नाम आता है और बीकानेर का नाम आता है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन्होंने है वो शामिल होने से इनकार कर दिया। तो एक स्थिति यह भी निकल कर आई, यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी का भी सपना है वो यहां अधूरा रह जाता है, कोई बात आगे बढ़ पाई नहीं। इसी बात को आगे लेते हैं, फिर सरदार पटेल की भी बात करेंगे। अब साहब स्थिति ये आई कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी का जो सपना था वो अधूरा रह गया। राजस्थान यूनियन का ये निर्माण करना चाहते थे, राजस्थान यूनियन। और राजस्थान यूनियन का जब सपना अधूरा रहा तो उसके बाद में एक बड़ी पहल जयपुर के मान सिंह जी भी करते हैं। जयपुर के मान सिंह जी भी है वो एक तरह से अलवर का क्षेत्र है, धौलपुर का, भरतपुर का, दौसा का, ये क्षेत्र मिला करके एक राजपूताना संघ भी बनाना चाहते थे। तो वो मान सिंह जी द्वितीय ने भी है वो पहल करने का कार्य किया, लेकिन वहां पर भी वे असफल हो गए। दूसरी बात यह भी आती है कि साहब कोटा के महाराजा भीम सिंह जी एक हाड़ौती संघ बनाने का भी सपना देख रहे थे, उस हेतु भी उन्होंने प्रयत्न है वो किया, लेकिन हाड़ौती संघ भी बन पाया नहीं। यानी स्थितियां दो है, एक तो भारत सरकार ने पहले है वो बात कही कि आप इस पर है वो आगे बढ़ें, और एक विचार छेड़ा कि कौन कौन सी रियासतें है वो एक होकर के यदि ये कार्य करें तो अच्छा है, नहीं तो आखिरकार में सरकार को तो आगे बढ़ना ही है। तो ये सारी मंत्रणाएं चल रही हैं, राजा महाराजा आपस में है वो चर्चाएं कर रहे हैं, उस हेतु आगे बढ़ रहे हैं, सम्मेलन बुला रहे हैं, लेकिन बात किसी ठोस नतीजे पर अभी तक पहुंच रही नहीं। तो फिर आखिरकार में भारत सरकार उसमें है वो एक तरह से अपना कार्य शुरू करेगी। तो यहां पर हम बात थोड़ी सी जयपुर की भी है वो कर लेते हैं। हमने कहा कि साहब जयपुर के महाराजा मान सिंह जी है, उन्होंने राजपूताना संघ बनाने का भी एक विचार है वो किया, और जिसमें कहा गया कि साहब इसमें जयपुर आ जाएगा, इसमें दौसा को और हम शामिल ले लेंगे, इसमें अलवर को, इन क्षेत्रों को आपस में है वो ले लिया जाएगा। फिर इसके बाद में एक बड़ा नाम जो हमारे सामने आया वो ये आया हाड़ौती संघ बनाने का काम। और हाड़ौती संघ बनाने का जो विचार था वो भीम सिंह जी का था। भीम सिंह जी कोटा नरेश थे और इनका सपना था कि कोटा है, बूंदी है, झालावाड़, इनको मिला करके हम क्या करेंगे, हाड़ौती संघ है वो बनाएंगे। लेकिन हाड़ौती संघ भी बन पाया नहीं। आगे एक व्यक्ति ने कहा कि थोड़ी काम हम भी है वो कर लेते हैं, और वह काम वागड़ संघ का एक सपना देख रहे थे। और वागड़ संघ का जो सपना देख रहे थे वो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण जी देख रहे थे। डूंगरपुर के महारावल
लक्ष्मण सिंह जी ने सपना देखा था कि हम एक काम करते हैं कि वागड़ संघ बनाते हैं और जिसमें ले लेते हैं बांसवाड़ा को ले लेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनको लेकर के वागड़ संघ का निर्माण करेंगे। तो क्या हुआ, वागड़ संघ भी निर्माण हो पाया नहीं। यानी एक स्थिति ये निकल कर आ गई कि साहब राजा महाराजा सभी महत्वाकांक्षी हैं, एक भी विलय होना नहीं चाहते। हर एक को ये लग रहा है कि मैं अपना वजूद बचा कर रखूं, उस बात में है वो कर रहे हैं। हर एक ये देख रहे हैं कि साहब मैं है वो पहल करके मेवाड़ के साथ में कैसे चले जाएं तो मेवाड़ की भूमिका रहेगी, हमारा गौरव घट जाएगा, हमारा महत्व घट जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा के कारण है वो कभी एक हो पाए नहीं, जिसके कारण विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई नहीं। अब हम आगे की थोड़ी और बात को लेंगे और उस आगे की राह में हमारा जो समय आता है वो आता है 5 जुलाई 1947 का। 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, रियासती विभाग। और रियासती विभाग का गठन हुआ और तय किया गया कि अब साहब है वो सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करे और देश में एकीकरण के कार्य को है वो आगे बढ़ाया जाए। रियासती विभाग जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और उसके जो सचिव सलाहकार जो रियासती विभाग के बनाए गए थे वो वीपी मेनन साहब को बनाए। अब रियासती विभाग को कार्य दिया गया कि अब आप क्या करोगे, देश के एकीकरण विलय का है वो कार्य करो। क्योंकि हम एक देखते हैं, हमारा एक चैप्टर आता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और वहां पर एक बात आती है कि देश को एक करना आजादी के समय सबसे बड़ी है वो चुनौती थी। हमारी आजादी के साथ विभाजन झेला, बहुत से भूभाग है वो पाकिस्तान में चले गए। हमने ये भी देखा विभाजन इस कदर हुआ कि पाकिस्तान भी 2 भाग है वो बन गए, एक पूर्व बन गया, एक पश्चिम बनने का काम हुआ। तो एक तरह से एक स्थिति प्रशासन की बड़ी है वो विडंबना किया गई। दूसरी तरफ जो भारत में 562 के आसपास, कई जगह 565 भी आपको आंकड़ा मिलेगा, इतने है वो 500 से अधिक है वो राज्य राजा महाराजाओं के। तो एक तरह से एक ये देखी गई कि पूरा भारत है वो 500 भागों में बंट जाएगा। तो आजादी काम की क्या, विभाजन तो ऑलरेडी झेल चुके हैं। अब कार्य आगे बढ़ा और बात यह आई कि साहब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का है वो गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया और इस विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए। अध्यक्ष किसको बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सचिव बनाया गया, यह भी नाम पूछा जाता है कई बार, सचिव या इसको सलाहकार भी कहा जाता है, और वो थे वीपी मेनन। अब रियासती विभाग को कार्य दिया कि आपका काम होगा देश के एकीकरण का कार्य, देश के एकीकरण का कार्य। एकीकरण का क्या मतलब हुआ, एकीकरण के 2 मतलब हुए यहां पर। एक मतलब तो यह हुआ कि हम देखेंगे, बात एक आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि एकीकरण के 2 मतलब में एक तो नाम यह आता है कि साहब आगे जाकर जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होगा और उसमें एक बात कही जाएगी, धारा 8 में बात कही गई है कि देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई और अब देशी रियासतें चाहे तो भारत में विलय करें, पाकिस्तान में हो विलय करें और चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखें। तो एक स्थिति आगे जाकर यह निकल कर आई। उससे पहले तय हो चुका था, माउंटबेटन योजना हमारे सामने आ जाती है 5 जून, तो माउंटबेटन योजना आई गई है। अब यहां पर 2 चीजें आई एकीकरण का, एक तो रियासतों का भारत में विलय करना, दूसरा
भारत में छोटी छोटी रियासतों को विलय करके एक राज्य के संघ के रूप में बनाना, दो तरह की चुनौती। तो एकीकरण का मतलब हुआ कि एक तो देशी रजवाड़ों का भारत में विलय, देशी रजवाड़ों का भारत में विलय, भारत में विलय, और दूसरी बात है कि देशी रजवाड़ों को देशी रजवाड़ों को देशी रजवाड़ों को आपस में मिलाकर एक वृहत इकाई का निर्माण किया जाए। दो स्थिति है, आप इनको सदैव ध्यान रखें, कई बार ये किताबों में हमें नहीं मिलती है। तो ये दो स्थितियां हमारे सामने निकल करके आती है। अब रियासती विभाग है वो काम को आगे बढ़ाता है और रियासती विभाग ने इस हेतु दो पत्र प्रकाशित किए। रियासती विभाग ने दो पत्र प्रकाशित किए। किस हेतु? विलय हेतु। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अंग्रेजी थोड़ी मेरी गरीब है, इसलिए आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदी में जान ले। दूसरा एक और पत्र बनाया गया, उस पत्र का नाम था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। दो पत्र आए। ये सारी चीजें यहां रियासती विभाग कर रही है, इसलिए इसको ध्यान रखें। कई बार यहां से प्रश्न हमारा पूछा जाता है, दो पत्रों के बारे में भी पूछा जाता है। अब दो पत्र है वो तैयार करवाए हैं साहब। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इसका नाम है विलय पत्र, और इसके ऊपर जो कोई रियासत हस्ताक्षर करेगी उसका विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, वह भारत संघ में शामिल हो जाएगी। दूसरा स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, इसके ऊपर जो रियासत हस्ताक्षर करेगी, दस्तखत करेगी, वह रियासत स्टैंड मानी जाएगी। स्टैंड अपना अस्तित्व बनाकर रख रही है, यानी वह अभी तक स्वतंत्र है, विलय नहीं कर रही, यानी अपना अस्तित्व खुद रख रही है, वो अपना अस्तित्व रख रही है। वह भारत सरकार को सारे के सारे कानूनी अधिकार नहीं सौंप रही। तो ये एक स्थिति निकल करके हमारे सामने है। अब राजस्थान में भी दोहरे कार्य होंगे। क्या? यही, एक तो भारत में विलय करना है और दूसरा राजस्थान में एक करके पूरा राजस्थान हमें बनाना है। और बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं। पहले तो भारत में मिला लेते हैं, फिर राजस्थान की समस्या का समाधान है वो करते हैं। आइए भारत में। अब साहब भारत में विलय की बात करें, भारत में विलय की बात की यदि की जाए तो रियासती विभाग ने अपने कार्य को तेज किया और गाइडलाइन जारी की। 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होना है। अब इस हेतु कार्य तेजी से जोर पकड़ा और कहा गया कि कोई देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होगी तो उसकी सुरक्षा की, संचार की, वित्त की, विदेश की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, बाकी अपने स्वतंत्र रूप से काम करो। ठीक बात, एक पोजीशन ये आई। गाइडलाइन जारी है, ये की गई कि आप 15 अगस्त 1947 तक है वो सभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करें, विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करें ताकि हम एक हो जाए। तो यहां पर भारत में विलय हेतु
तारीख डिसाइड की गई 15 अगस्त 1947 तक है, वो सभी रियासतों का विलय करना था, सभी रियासतों का विलय करना। राजस्थान में इस स्थिति की यदि बात की जाए तो राजस्थान में बीकानेर पहली रियासत थी और बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह जी। इन्होंने है वो 7 अगस्त को ही विलय के ऊपर हस्ताक्षर किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, 7 अगस्त 1947 को। इसलिए बीकानेर प्रथम रियासत थी, राजपूताना की प्रथम रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब एक बात निकल कर आई कि बीकानेर तो पहली थी जो हस्ताक्षर कर ली, लेकिन पहली जो घोषणा है वो जयपुर ने की थी। जयपुर पहली रियासत थी जिसने विलय की घोषणा की, लेकिन हस्ताक्षर किए नहीं थे। पहले घोषणा है वो पहले की विलय की, लेकिन किए नहीं थे, इसको आप ध्यान में रखो। फिर तीसरी बात आती है कि अंतिम रूप से है वो इसके ऊपर जो सिग्नेचर करने वाली होती है वो करौली है वो साइन करती है 14 अगस्त को अंतिम रूप से। अंतिम रूप से विलय पत्र पर करती है। तो ये तो एक स्थिति निकल कर आई। 15 अगस्त 1947 तक राजस्थान की राजपूताना की लगभग सभी रियासतों ने है वो हस्ताक्षर कर दिए थे, सभी रियासतों ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब ये तो सभी ने विलय कर लिया, लेकिन अब छोटी छोटी इकाइयां हैं, उनको एक करना था। उनको एक करना था तो रियासती विभाग है उसने है वो कुछ नियम तय किए थे। रियासती विभाग ने छोटी इकाइयों को है वो आपस में मिलने हेतु, छोटी इकाइयों का आपस में विलय हेतु एक कुछ नियम तय किए गए थे, जिनमें शर्त थी कि कम से कम 10 लाख की आपकी जनसंख्या है तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। 10 लाख जनसंख्या है तो आप, फिर आपकी कम से कम 1 करोड़ रुपए आमदनी है तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, अन्यथा आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, आपको विलय है वो करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान की एकीकरण के मसले के ऊपर कि राजस्थान की एकीकरण की पहले ही चरण को ले लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण, हाँ, ये राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण हमारे सामने निकल कर आया। अभी तक तो हम विलय के ऊपर करवा रहे थे और विलय की एकीकरण की पृष्ठभूमि को पकड़ा। अब आ गए हैं राजस्थान के एकीकरण का कार्य शुरू होता है और ये जस्ट देश की आजादी के बाद में है वो हुआ। रियासती विभाग ने यह देखा कि राजस्थान में लंबे समय तक खलबली मची है, राजपूताना की राजा एकीकरण के काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अब आखिर में नवंबर 1947 में रियासती विभाग ने घोषणा की, भारत सरकार ने, और कहा कि राजपूताना की छोटी छोटी रियासतों को है वो एक करके एक वृहद इकाई का निर्माण किया जाएगा। उस सिलसिले में है वो हमारे एकीकरण का काम आगे बढ़ा और पहला ही है वो राजस्थान के एकीकरण का चरण निकल कर के आया, जिसका नाम है वो मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की तिथि मानी जाती है और जिसका नाम था मत्स्य संघ।
अब आप यहां पर है वो 4 रियासतों का नाम दिया गया है और बात करते हैं क्रम से। यानी समय क्या था, एकीकरण का तिथि पूछी जाती है तो क्या होगी 18 मार्च 1948 को। यह राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है, प्रथम चरण। तिथि आ गई और नाम है वो इसका था मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ है तो मत्स्य संघ इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये प्राचीन काल में है वो महाभारत कालीन एक महाजनपद था, मत्स्य जनपद, और जिसके महाराज विराट नरेश, जिनका हम नाम सुनते हैं अक्सर, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। और यही जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, यहाँ पर 500 पांडव है, इन्होंने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया। इसलिए हमारे जो वो संविधानविद बड़े नेता के.एम. मुंशी साहब, उन्होंने भी है वो सलाह दी कि ये प्राचीन रूप से है वो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मत्स्य राजधानी राज्य था, इसलिए इसका नामकरण क्या कर लो आप, मत्स्य है वो जनपद के नाम पर मत्स्य संघ करो। और ऐसा के.एम. मुंशी जी की सलाह पर है वो किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसकी सलाह पर है वो इसका नामकरण हुआ, के.एम. मुंशी की है वो सलाह के ऊपर इसका नामकरण होता है। आगे है वो बात को हम बढ़ाते हैं। मत्स्य संघ इसका नाम हो गया, तिथि है वो हमारे पास निकल करके आ गई। अब इसमें जो रियासतें शामिल हुई थी वो इसके अंदर आपके 4 रियासतें शामिल हुई। कितनी हुई, 4 रियासतें हैं वो शामिल हुई। और 4 रियासतों में नाम आता है A, B, C और D। 4 रियासतें ABCD। ए का मतलब हुआ अलवर, बी का मतलब हुआ भरतपुर, सी का मतलब हुआ करौली और डी का मतलब हुआ धौलपुर। बस धौलपुर, सी करौली के, लेकिन सी हम मान लो ताकि एक आपको याद है वो आसानी से रहेगी। ABCD, यह अलवर है का भूभाग है, दूसरा भरतपुर का क्षेत्र है, तीसरा धौलपुर है और चौथा करौली है। और 5वां जो इसमें नाम आता है वो ठिकाना है, उसको भी है वो लिया गया नीमराना ठिकाना। नीमराना ठिकाना, नीमराना ठिकाना। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, रियासतें पूछी जाए तो कितनी, 4 है और एक ठिकाना। चूंकि हम देखते हैं कि एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर है वो आपके 19 रियासतें थी। रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी। और ठिकाने थे वो कितने थे, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे, इसलिए एक ठिकाना हमारे सामने है वो निकल करके आ गया। ABCD इनका आप ध्यान रखोगे, नाम पूछा जाता है। कौन सा संघ था, मत्स्य संघ है वो था, मत्स्य संघ। और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के कहने पर इसका नाम है वो रखा गया था। ठीक बात। अब इसके उद्घाटन का है वो तिथि आपको 2 कंफ्यूज करती है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की साइट पर इसकी जो तिथि मानी है वो उन्होंने 17 मार्च है वो बताई गई, और हम सभी किताबों में ऑथेंटिक है वो 18 मार्च है, परीक्षा में 18 मार्च पूछी गई। इसलिए कभी कभी आपको यदि पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, एक 17 मार्च की भी तिथि आती है हमारे सामने, लेकिन ये तिथि नहीं पूछी जाएगी, परीक्षाओं में ये ज्यादातर है वो पूछ ली गई। इसका उद्घाटन है वो भरतपुर फोर्ट के अंदर है वो किया गया था, भरतपुर फोर्ट के अंदर है वो किया गया, भरतपुर के किले में। उद्घाटन का जो कार्य किया गया था वो NV गाडगिल साहब ने किया था, गाडगिल साहब ने। NV गाडगिल साहब।
शोभाराम कुमावत है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और साथ ही साथ जो अलवर महाराजा उदय भान जी है वो महाराज प्रमुख बनते हैं। और एक तरह से जो वर्तमान राज्यपाल का पद है उस समय है वो पहले राज प्रमुख बनता था, तो वो राज प्रमुख का पद दिया गया, वो अलवर के महाराजा को दिया गया। प्रधानमंत्री, चूंकि आज जो मुख्यमंत्री है उस तरह पहले प्रधानमंत्री का पद रखा था प्रारंभ में कई राज्यों में भी रखा गया था। हम जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं तो वहां प्रधानमंत्री का पद था और शेख अब्दुल्ला बनते हैं। फिर बाद में 1965 में जाकर के खत्म हुआ और सादिक मोहम्मद है वो बनने का काम करते हैं, तो इसलिए प्रारंभ में प्रधानमंत्री का पद यहां पर था। तो यहां पर मैं लिख लूं पीएम या सीएम दोनों ही, तो एक ही बात आ जाएगी और नाम आ जाएगा शोभाराम जी कुमावत। शोभाराम कुमावत का मंत्रिमंडल है वो बना। और राज प्रमुख जो बनाए जाते हैं राजधानी अलवर है वो रखी गई। तो ये प्रथम चरण निकल करके आए। प्रथम चरण में थोड़ा काफी विवादित भी रही थी, जो कि उद्घाटन के समय को भी है वो थोड़ा सा बदलना पड़ा था। मान सिंह और जो भरतपुर महाराजा के भाई मान सिंह जी ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। जाट महासभा के उस समय के बड़े नेता थे ठाकुर देशराज, उन्होंने भी है वो एक तरह से कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, तो जिसके कारण बाद में मामले को शांत भी किया और गाडगिल साहब आकर के उद्घाटन का है वो काम करते। दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि पहले यहाँ के जो महाराजा तेज सिंह जी थे, तो तेज सिंह जी और उनके दीवान खरे के ऊपर भी एक तरह से महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, तो जिसके कारण है वो उनको कुछ समय तक है वो अपने पद से उनको नज़रबंद भी किया गया था दिल्ली के अंदर। और फिर कुछ समय तक भरतपुर का और यहाँ का शासन भी है वो एसएन सप्रू को है वो सौंपा गया था, ये भी है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एसएन सप्रू साहब ने भरतपुर का यहाँ के प्रशासक है वो रहे थे। तो ये प्रथम चरण हमारे सामने निकल करके आ गया। फिर बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का। पहला चरण पूरा हुआ, 4 रियासतों ने है वो एकीकरण के काम में है वो साथ दिया और राजस्थान एक बनता है। अब राजस्थान के एकीकरण का दूसरा है वो चरण आता है हमारे सामने, दूसरा चरण, और इसकी जो तिथि है वो आपकी मानी गई है 25 मार्च और 1948। ध्यान रखना है राजस्थान के एकीकरण के जो 3 चरण है वो 48 के अंदर, 3 चरण 48 में। तो दूसरा, पहला 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च को आ गया। नाम क्या रखा गया दूसरे चरण का? नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। इस तरह एकीकरण में पहली बार राजस्थान नाम है वो दूसरे चरण में आता है। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द, पहली बार राजस्थान शब्द कब आता है? सेकंड चरण में आता है। वर्तमान राजस्थान शब्द कब आता है? वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें राजस्थान नाम है वो बाकायदा आया गया, उससे है वो आता है। उस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सेकंड चरण आ गया हमारे, और इस समय जो रियासतें हैं वो 9 रियासतें शामिल होती हैं। कितनी रियासतें शामिल होती हैं? 9 रियासतें हैं वो शामिल होती हैं। 9 रियासतें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं और एक ठिकाना कुशलगढ़ भी इसमें शामिल होता है। 9 रियासतों में कोटा का नाम आएगा, बूंदी का नाम आएगा, झालावाड़ का नाम आएगा, डूंगरपुर का नाम आएगा, प्रतापगढ़ का है वो नाम आएगा, बांसवाड़ा का नाम आएगा, फिर शाहपुरा का नाम है वो उसके अंदर आएगा, टोंक का है वो नाम आएगा और किशनगढ़ का। ये आपके हो जाएंगी 9 रियासतें और एक ठिकाना। तो रियासतों में कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़।
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़, अजमेर वाला किशनगढ़। और एक इसमें आ जाएगा ठिकाना, एक ठिकाना कुशलगढ़। एक ठिकाना निकल करके कुशलगढ़ है वो हमारे सामने आता है। ठीक बात है। अब दूसरी स्थिति आप यहां की देखो तो राजधानी इसकी कौन सी रखी गई है? राजधानी इसकी कोटा को है वो बनाई गई। किसको बनाई गई है? कोटा राजधानी बनाई गई। राज प्रमुख किसको बनाया गया है? कोटा के महाराव भीम सिंह जी को बनाया गया। महाराव भीम सिंह जी। कनिष्ठ राज प्रमुख किसको बनाया गया है? बूंदी के बहादुर सिंह जी को बनाया गया। और लक्ष्मण सिंह जी को भी बनाया गया। लक्ष्मण सिंह जी कहां के? डूंगरपुर के। इनको है वो बनाया गया। आप यहां देख लीजिए, यह स्थिति झालावाड़ की है, कोटा है, बूंदी है, ये टोंक है, किशनगढ़ है, शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है, और ये आपका डूंगरपुर, और ये आपका बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ की स्थिति निकल कर। अभी तक उदयपुर विलेय इसके अंदर नहीं हो रहा, इसको ध्यान में रखना, बार बार परीक्षाओं में पूछा है वो गया है। तो ये निकल करके स्थिति आती। उद्घाटनकर्ता इसमें जो नाम आता है वो गाडगिल साहब का आता है। यहां पर भी गाडगिल साहब आते हैं। NV गाडगिल, इन्होंने है वो इसके उद्घाटन का कार्य है वो किया गया था। और तय हुआ था कि बाद में जो विधानसभा का अधिवेशन है वो कुछ समय बूंदी में भी बुलाया जाएगा। तो एक स्थिति निकल करके आई। राजधानी कोटा रहेगी पूर्वी राजस्थान में, ये है वो मिलते हैं और महाराज प्रमुख राज प्रमुख भीम सिंह जी को बनाने का कार्य होता है। आगे देखते हैं एकीकरण का जो तीसरा चरण हमारे सामने आता है, और ये चरण आता है 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान था। यानी जो पूर्वी राजस्थान संघ था अब उसमें उदयपुर है वो आकर मिलने का काम करता है। और उदयपुर के जो महाराणा भीम सिंह जी थे वे आकर के विलय एक है वो एकीकरण में साथ है वो देते हैं। और जब उन्होंने कहा भी था, उनसे पहले जब भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने भी उनको कहा, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी ने भी कहा था कि आप है वो क्यों विलय कर रहे हो, विलय किया उस समय भी। तो भोपाल सिंह जी ने एक बात कही थी कि मेरी नीति तो मेरे पूर्वजों ने तय कर रखी, यदि मैं जरा भी डिगमगाता तो मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करने का काम करता। तो वो भोपाल सिंह जी का कथन है। अभी जो सेकंड चरण था उसमें बांसवाड़ा के चंद्रवीर जी का नाम भी आता है। और चंद्रवीर सिंह जी ने एक बात कही थी कि मैं अपने जो डेथ पर, मैं अपने जो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट मेरा निकला है उस पर हस्ताक्षर करूंगा। तो स्वाभाविक है करेंगे, जब उनकी रियासत जा रही तो डेथ से कोई कम वाली बात नहीं थी, तो इसलिए उनकी भी चिंता है वो वाजिब रही थी। आते हम थर्ड चरण के ऊपर, तीसरा हमारा चरण रहा, और तीसरे चरण की हमारी तिथि रही वो 18 अप्रैल रही। ध्यान रहे पहले मार्च थी, अब है वो अप्रैल है 1948। इस समय अवधि में यदि देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान की जो 9 रियासतें थी उनके साथ में आकर उदयपुर मिलने का है वो कार्य करती है। तो 9 रियासतों के साथ में उदयपुर का विलय होता है।
उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत की यदि बात थोड़ी सी की जाए तो उदयपुर रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है, सबसे प्राचीन रियासत। जहां पर मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह जैसे है वो व्यक्ति हुए थे, तो महाराणा सांगा जैसे व्यक्तित्व के धनी हुए, तो राज सिंह जैसे भी है वो बड़े पराक्रमी योद्धा हुए। तो इसलिए सिसोदिया जो वंश है उनके यहाँ पर है वो बड़े समय तक केंद्र ये रहा। तो एक उज्जवल राजघराना भी यहाँ का रहा, सबसे प्राचीन। और हमने कहा कि यहाँ के जो शासक थे वो भूपाल सिंह जी थे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी थे। भूपाल सिंह जी का एक कथन है वो ये था कि मैं यदि जरा भी अपने कदम से डगमगाया तो अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करता। तो ये जब हमीदुल्लाह साहब ने कहा था तो उनके विरोध में है वो कहते हैं कि मैं विलय पत्र के ऊपर तो हस्ताक्षर करूंगा और भारतीय संघ में है वो शामिल कहूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जरा भी अपने कदमों से डगमगाया तो अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर दूंगा। इसलिए मेरी नीति तो पहले से ही तय कर रखी थी। अब इस चरण में यदि देखा जाए तो राजधानी जो बनती है वो उदयपुर बनती है, राजधानी उदयपुर तीसरे चरण में। अब यदि देखा जाए जो मंत्रिमंडल बनता है वो मंत्रिमंडल माणक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में बनता है। चूंकि मंत्रिमंडल प्रशासन तो चलाना पड़ेगा, इसलिए मंत्रिमंडल है वो बनता है माणक्यलाल वर्मा। और प्रधानमंत्री सीएम दोनों ही साथ में लिख रहा हूं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का पद था, वो माणक्यलाल वर्मा थे, वो प्रधानमंत्री बनते हैं मेवाड़ के। भूरेलाल बया को भी शामिल किया, प्रेम नारायण माथुर भी है वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने का काम करते हैं। तो एक स्थिति माणक्यलाल वर्मा की आई। राज प्रमुख भूपाल सिंह जी बनते हैं, भूपाल सिंह जी को बनाया गया। भूपाल सिंह जी को है वो बनाने का काम किया। उद्घाटन के यदि कार्य को देखा जाए तो वहां पर तो गाडगिल साहब थे दोनों के अंदर। यहां पर चूंकि मेवाड़ है वो बड़ी रियासत रही थी, इसलिए यहां पर आते हैं जो जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं। तो जीएल नेहरू उद्घाटन का कार्य करते हैं। उद्घाटन जीएल तो ये तीसरे चरण में आपको ये जानकारी रखनी है। तिथि 18 अप्रैल, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर आकर करता है। सबसे प्राचीन रही थी रियासत उदयपुर, शासक भूपाल सिंह जी थे और उनका स्टेटमेंट राजधानी उदयपुर और मंत्रिमंडल माणक्यलाल वर्मा की है वो नेतृत्व में गठित हुआ। राज प्रमुख भूपाल सिंह जी बनते हैं और उद्घाटन जीएल नेहरू करते हैं। तो ये एक स्थिति हमारी निकल कर आई, 9 रियासतों के साथ में उदयपुर आकर विलय करता है। इस प्रकार एकीकरण के 3 चरण है वो हमारे कंप्लीट होने का कार्य है वो करते हैं। चतुर्थ चरण की यदि बात की जाए तो हमने कहा था कि साहब 3 चरण में तो बड़ी बड़ी रियासतें विलय है वो कर रही थी। अब कुछ ऐसी रियासतें थी जो राजस्थान में सबसे बड़ी रियासतें थी, उनका अभी तक विलय है वो होना है। और उन विलय में बड़ा नाम है जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें अभी तक विलय है वो नहीं कर रही, और ये विलय नहीं कर रही तब तक राजस्थान के एकीकरण के विलय को है वो पूरा नहीं माना जा सकता। दूसरा, इस समय अवधि में यदि देखा जाए तो राजस्थान आंदोलन संघर्ष समिति भी एक बनी थी दिल्ली में, और वह समाजवादी है वो बड़ा आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बड़ा नाम राम मनोहर लोहिया का भी आता है और जेपी का, जयप्रकाश नारायण का भी आता है। उन्होंने भी है वो सुझाव दिया कि साहब इन चारों का भी है वो आप विलय करो, उसके बिना राजस्थान का विलय है वो पूरा माना नहीं जा सकता। तो एक स्थिति निकल कर आई हमारे सामने
30 मार्च 1949 को, समय अवधि तिथि को हम ध्यान में रखेंगे, 30 मार्च 1949 को। नाम क्या रखा गया इसका? नाम रखा गया वृहद राजस्थान रखा गया, वृहद राजस्थान रखा गया। इसलिए 30 मार्च को है वो राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, 30 मार्च को है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना। वृहद राजस्थान में यदि देखा जाए तो इस समय स्थिति यह थी कि जो संयुक्त राजस्थान हमारा बना था उसके अंदर है वो 4 रियासतें मिली, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में कौन है? जो 9 रियासतें रही थी। संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों का विलय था और ये 4 रियासतें राज्य की बड़ी रियासतें थी। कौन सी थी? जोधपुर थी, जयपुर थी, बीकानेर थी और जैसलमेर थी। इन 4 रियासतों का है वो एकीकरण 30 मार्च को होता है। और इनके लिए है वो हमने कहा कि राजस्थान संघर्ष एक समिति थी दिल्ली में, जो समाजवादी नेता लोहिया और जेपी ने है वो सुझाव दिया था। समाजवादी राम मनोहर लोहिया और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, इन्होंने है वो राजस्थान में शामिल करने की बात की। अब बात आती है उद्घाटन की। उद्घाटन कौन करेगा? तो उद्घाटन का काम वही करेगा जो लौह पुरुष होगा। और 4 बड़ी रियासतें आई है, तो बड़ी रियासतों का बड़ा काम, जिसका काम मुख्य था पटेल साहब का, तो उद्घाटन का काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको पीएम बनाया गया? हीरा लाल जी शास्त्री साहब को। हीरा लाल शास्त्री जी को है वो प्रधानमंत्री बनाने का कार्य है वो किया गया। तो ये एक स्थिति निकल कर आई। एक स्लाइड थोड़ी सी आगे है वो ले लेते हैं। पीएम हीरा लाल जी, शास्त्री, माणक्यलाल वर्मा इनमें शामिल हुए मंत्रिमंडल में। माणक्यलाल वर्मा भी इनके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। राजधानी जयपुर को बनाई गई। राज प्रमुख है वो जयपुर के महाराजा को बनाया गया। जयपुर महाराजा मान सिंह जी को। मान सिंह जी द्वितीय। तो ये राज प्रमुख बनाए गए। अब एक नया पद सर्जित किया भूपाल सिंह जी के लिए। तो एक पद बनाया गया महाराज प्रमुख का, और महाराज प्रमुख है वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया। और कहा कि आजीवन आप ही रहोगे, जब तक हैं जान, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप ही रहोगे। तो भूपाल सिंह। अब ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जा रहा है, जो हमारे चतुर्थ महत्वपूर्ण चरण में राज प्रमुख नहीं पूछा जा रहा है, वहां ज्यादातर पूछा जा रहा है महाराज प्रमुख। लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं
और राज प्रमुख की जगह महाराज प्रमुख है वो कर लेते। तो इसको है वो ध्यान रखना, महाराज प्रमुख है वो कौन थे, भूपाल सिंह जी थे। और इस समय अवधि में कुछ विभागों का भी बंटवारा किया गया, और विभागों का बंटवारा किया गया जिसमें तय हुआ कि साहब विभाग यदि देखा जाए तो राजधानी तो आप यहीं रखो, शिक्षा विभाग है वो उसको कहा कि शिक्षा विभाग हम बीकानेर में रखेंगे, बीकानेर। फिर न्याय विभाग यानी हाई कोर्ट जोधपुर रखा जाएगा। फिर कृषि विभाग भरतपुर में रखा जाएगा। वन और सहकारी कोटा में रखा जाएगा। खान और खनिज उदयपुर में रखा जाएगा। तो ये विभागीय बंटवारा है वो किया गया चतुर्थ चरण के अंदर है। अब बात करेंगे हम, अगला महत्वपूर्ण हमारे जो पड़ाव आता है वो पंचम चरण आता है राजस्थान के एकीकरण का, और तिथि आती है 15 मई 1949, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, यानी 15 मई की तिथि है 1949। इस समय अवधि में क्या होता है कि जो पूर्वी राजस्थान था जिसमें 9 रियासतें आकर मिली थी और एक ठिकाना था, प्लस इसके साथ में ये संयुक्त बना जब इनके साथ में उदयपुर आकर के मिला, जब इनके साथ में है वो ये बृहत राजस्थान उस समय जाकर के बिना कि उसके अंदर है वो उदयपुर साथ में आ गई। उदयपुर के साथ में जो 4 अन्य रियासतें भी आई वो कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 आई। अब इन चारों के साथ में जो वृहद राजस्थान था, तो वृहद राजस्थान के साथ में जब मत्स्य संघ का विलय हुआ, और वही मत्स्य संघ जिसमें एबीसीडी और नीमराणा था वो आ गया, इनको भी शामिल किया। लावा को भी है वो शामिल कर लिया, जो टोंक में था वो भी इस चरण में आकर के शामिल है वो होता है पंचम चरण के अंदर है वो आकर आता। अब समस्या एक और हो गई थी, वो समस्या ये हो गई थी कि साहब भरतपुर की समस्या थी। इस समय हम देखते हैं भरतपुर में, अलवर में या मेवों का एक बड़ा आंदोलन भी है वो चलता होता है, तो भरतपुर की है वो समस्या बड़ी हो गई। भरतपुर और करौली है वो इसमें विलय को आकर के भाई हम है वो उत्तर प्रदेश में विलय होना चाहते हैं। उस कारण से एक कमेटी गठित की जाती है, शंकर देव राय समिति, और शंकर देव राय समिति फिर अनुशंसा करती है कि साहब एक काम करो, आप भरतपुर को और इनको राजस्थान में शामिल है वो करो। शंकर देव राय समिति, और जिसके अंदर है वो एक प्रभु दयाल भी शामिल थे और एक सिद्धावा भी शामिल थे, ये 2, यानी कुल 3 थे वो शंकर देव समिति में थे। आपसे पूछा जाए, एक बार परीक्षा में पूछा गया कि शंकर देव समिति में कुल कितने लोग थे, तो 3 लोग थे, शंकर देव खुद, प्रभुदयाल और सिद्धावा। ये इनकी अनुशंसा पर भरतपुर का क्या किया गया था, राजस्थान में है वो विलय किया गया था। फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वही शास्त्री थे, राज प्रमुख भी वही थे, तो बाकी स्थितियां यहां पर सेम हो जाती है। बस यही है, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होता है। तो ये वृहद राजस्थान पंचम चरण 15 मई को। षष्ठम चरण आता है अगला हमारा, और वह आता है 26 जनवरी 1950 को,
ये छठा है वो चरण निकल करके आया हमारे सामने, चरण षष्ठम। षष्ठम चरण में यदि देखा जाए तो अब मोटा मोटा राजस्थान तो विलय हमें कर दिया गया, लेकिन अब सिरोही का विलय अभी तक है वो बाकी रह गया है, अजमेर अभी तक है वो बाकी रह गया। तो इस समय अवधि में आबू और देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके है वो सिरोही का भी राजस्थान में विलय हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इस चरण के दौरान है वो राजस्थान के अंदर वृहत्तर राजस्थान जो हमारा हुआ था, वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें सिरोही का विलय होता है। और ध्यान रखें सिरोही पूरी नहीं है, कुछ भाग है, कुछ भागों को छोड़कर, कुछ भाग छोड़कर। वो कौन से भाग छोड़े जा रहे हैं? एक तो आबू दिलवाड़ा छोड़ दिया गया, आबू, और दूसरा दिलवाड़ा, इनको छोड़ा गया। शामिल किसको किया गया? हाथल को शामिल कर लिया गया। हाथल किसकी है? हाथल है वो गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली है, गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि, इसलिए हाथल का तो विलय हो गया, आबू दिलवाड़ा का नहीं हुआ। आबू दिलवाड़ा का नहीं हुआ तो फिर समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आबू और दिलवाड़ा को सरदार पटेल ने गुजरात में शामिल कर लिया। उस समय बंबई रेजेंसी थी, तो आबू और दिलवाड़ा का विलय किस में होता है? गुजरात में होता है। आबू और दिलवाड़ा का गुजरात रेजेंसी में इनको शामिल किया गया। और गुजरात रेजेंसी है वो किस में आती थी? बंबई प्रांत में आती थी, बंबई प्रांत। चूंकि गुजरात भी 1960 में मई माह में जाकर बनता है, तो पहले बंबई प्रांत पूरा बंबई राज्य था, उसमें गुजरात रेजेंसी में इसको शामिल कर लिया और सरदार पटेल वहां से आते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि शास्त्री जी ने बड़ी मांग उठाई थी। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि साहब गोकुल भाई भट्ट के बिना तो सिरोही है वो अधूरा है, और आधा सिरोही तो हम ले ही नहीं सकते। फिर बड़े पैमाने के ऊपर आंदोलन भी होता है, संघर्ष भी, और आखिरकार में फिर सप्तम चरण में है वो हम आगे देखेंगे, फजल अली कमीशन एक बिठाया जाता है, और उस कमीशन की अनुशंसा पर फिर आबू दिलवाड़ा का भी सिरोही में विलय किया जाता है, अजमेर का भी विलय है वो किया जाता है। तो षष्ठम चरण तक आते आते मोटा मोटा राजस्थान विलय हो गया था, एक तो अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ करके और दूसरा आबू दिलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके। तो अगला है वो हमारा षष्ठम चरण है, बाकी यहां पर है वो सभी के सभी वही हो जाएंगे। आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अंतिम और सप्तम चरण है वो हमारा होता है राजस्थान के एकीकरण का। अब बात ये आ गई कि साहब देश में राज्यों का किस आधार पर गठन किया जाए, इस हेतु भी आंदोलन हुआ, और हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में है वो भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हैं। पोटी श्री रामुलु वे मांग उठाते, आंदोलन करते हैं। फिर उनकी अनशन के बाद में डेथ हो गई तो आंदोलन और भी तीव्र हो गया। जेएल नेहरू प्रथम आम चुनाव के दौरान दक्षिण भारत गए तो उनका बड़े पैमाने पर के ऊपर विरोध हुआ। अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण है वो मांग उठी। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इस समय 1952 में जाकर के एक फजल अली कमीशन है वो गठित करते हैं, फजल अली कमीशन 53 में अस्तित्व में आया। फजल अली कमीशन या आयोग, जिसका काम था कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, और उसमें बड़ी समस्या थी, भाषा आ रही थी। फजल अली कमीशन में 2 सदस्यों का नाम भी आता है, एक तो हरदेनाथ कुंजरू का नाम आता है और दूसरा के.एम. पणिकर का नाम आता है। ये हमारे राजस्थान से थे, हरदेनाथ कुंजरू राजस्थान से इनका नाम आता है। फजल अली कमीशन ने 1955 में रिपोर्ट सौंपी, और इस फजल अली कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा पर और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसने किया? संसद ने किया।
और राज्यों का जो निर्माण है उसके आधार पर भाषा के साथ साथ प्रशासन को भी आधार माना, और राजस्थान है वो आधुनिक राजस्थान इस समय है वो हमारे सामने आया। इसमें अनुशंसा की गई थी कि साहब आबू और दिलवाड़ा को, आबू दिलवाड़ा का भी आप विलय कहाँ करो, राजस्थान में है वो करो। साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा का भी आप क्या करो, राजस्थान में विलय करो। अजमेर मेरवाड़ा का भी विलय क्या करो, राजस्थान में करो। तो ये सप्तम चरण में है वो अजमेर मेरवाड़ा भी हमारे सामने निकल करके आते हैं, इस चरण में है वो मिलने का काम करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक जो सिरोज गांव है वो झालावाड़ में शामिल किया जाता है, सुनील टप्पा है वो एमपी में किया जाता है। तो एक स्थिति ये भी निकल के आई सप्तम में। तो एक वर्तमान जो राजस्थान है हमारा, वो आज का जो राजस्थान है वो 1956 में आता है, वर्तमान राजस्थान इस समय आया। साथ ही साथ क्या हुआ कि अब राजस्थान का जो 20 श्रेणी का राज्य था, पहले हम देखते हैं कि राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य में रखा था, अब राज्यों की श्रेणियां भी समाप्त की गई, राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। राज्यों की कितनी श्रेणियां थी, 4 थी, ए बी सी डी। राजस्थान बी ख श्रेणी का राज्य था, जहां पर देशी राजा महाराजाओं के रजवाड़े थे। प्रथम श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत है वो थे, जहां पर डायरेक्ट उनका शासन है वो था। तो राज्यों की श्रेणियां है वो अब समाप्त कर दी गई, और अब है वो केवल और केवल क्या किए गए, 2 ही श्रेणियां राज्यों की रखी गई थी। वो कौन सी थी, एक तो सामान्य राज्य और दूसरा था वो यूटीज रखी गई थी, यूनियन टेरिटरीज। राज्य इस समय 14 अस्तित्व में आए और 6 है वो यूटी इस समय अस्तित्व में आई, 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो ये इस समय स्थिति है वो निकल करके आई। साथ ही साथ राज प्रमुख के पद को भी समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख का पद क्या किया गया, समाप्त किया। और कौन सा पद सर्जित किया, राज्यपाल का पद सर्जित किया। और प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह है वो राज्यपाल बनते हैं। तो ये एक स्थिति यहां पर भी है वो निकल करके आती है। अब कुछ और विविध तथ्य भी हम ले लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। कुछ और भी फैक्ट है वो ले लेते हैं जो कोई पीछे छूट जाए तो। विविध तथ्य, विविध तथ्यों में यदि बात की जाए तो अलग अलग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आप ध्यान रखोगे। पहले शोभाराम जी का नाम आता है प्रथम चरण में, फिर दूसरे में गोकुल लाल जी का नाम आता है, गोकुल लाल। तीसरे चरण में माणक्य लाल जी का नाम आता है, उदयपुर। और चौथे चरण में है वो हीरालाल जी का नाम आता है, हीरालाल शास्त्री। और अंतिम में हम देखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, मोहनलाल सुखाड़िया होते। एक चंद्रवीर जी का कथन है वो थोड़ा ध्यान में रखना, कई बार प्रश्नों में है वो पूछा जाता है। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये चंद्रवीर जी का कथन है वो था। एक जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी का भी बड़ा नाम आता है, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह जी का।
जिन्होंने है वो विल्ली पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने से भी इनकार किया था। इवन की है वो वीपी मेनन साहब के कनपट्टी पर बंदूक भी खींच दी थी। तो ये है वो हनुमंत सिंह जी थे। बाद में हालांकि माउंटबेटन के समझाने के ऊपर है वो इन्होंने एकीकरण में है वो कार्य किया और फिर है वो एकीकरण के ऊपर सहमत भी हो जाते हैं। एक बात अजमेर की भी रह गई थी कि अजमेर है वो साहब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था। और अजमेर का है वो प्रारंभ में विलय नहीं होता है, अंतिम चरण में जाकर के राज्य पुनर्गठन की अनुशंसा पर आया। अजमेर एक तरह से केंद्र में आता है, इसलिए राजस्थान का हृदय भी कहा गया। एक बात यह भी उठी थी कि साहब अजमेर को क्या है राजधानी बना देनी चाहिए, लेकिन बनाई नहीं, जयपुर है वो नजदीक रहता है। जयपुर राजधानी BR पटेल की अनुशंसा के ऊपर बनाई गई थी। जयपुर जो राजधानी बनाई गई थी तो अजमेर चीफ कमिश्नरी, और यहां पर है वो 30 कांग्रेस 30 सीटें थी अजमेर की, जिस समय 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता उस समय। और हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ध्यान रखना ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो CM रहे हैं अजमेर के। राजधानी BR पटेल की अनुशंसा पर, पटेल की अनुशंसा पर किसको बनाई गई, जयपुर के वो बनाई गई थी। अब एक बात यह भी रह गई थी कि कुछ राज्यों को तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ऐसों को है वो सैल्यूट है वो रेजेंसी या कहा जाता था, जिसमें है वो 19 रियासतों का नाम आता है। 19 रियासतें आती है, उनको है वो तोपों की सलामी दी जाती थी। अलग अलग रियासतें थी, कईयों को 19 तोपों की भी दी जाती थी, जिसमें मेवाड़ का नाम आता है, उदयपुर का नाम आता है, उदयपुर का है, जयपुर का है, इनको 19 की दी जाती थी। बीकानेर को इनको है वो 17 की दी जाती थी, बीकानेर पर इनको 17 को दी जाती। 3 ये थी। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि नॉन सैल्यूटेड कौन सी है, नॉन सैल्यूटेड, नॉन सैल्यूटेड वो है लावा, नीमराणा और कौशलगढ़। ये 3 थी जिनको सैल्यूट नहीं किया जाता था। थोड़ा सा आप इनको भी है वो देख लीजिए। प्रथम चरण 18 मार्च रिवीजन कर लीजिए। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा, शोभाराम जी कुमावत, उदय भान सिंह जी धौलपुर, और अलवर के नामकरण KM मुंशी और गाडगिल साहब है। उपराज्य प्रमुख रहे वो धौलपुर के थे गणेश लाल। द्वितीय 25 मार्च पूर्व कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा और गोकुल लाल जी असावा मंत्रिमंडल, भीम सिंह जी, गाडगिल साहब उद्घाटन। अप्रैल पूर्व राजस्थान में उदयपुर, माणकी लाल वर्मा साहब, भोपाल सिंह जी और उद्घाटन JL नेहरू करते हैं। तो वृहद राजस्थान और जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शामिल होता है। जैसलमेर शास्त्री जी और सवाई मान सिंह जी सेकंड और भोपाल सिंह जी है वो महाराज प्रमुख बनते हैं। सरदार पटेल उद्घाटन करते हैं। 15 मई संयुक्त वृहद राजस्थान शास्त्री जी, मान सिंह जी और शंकर देव राय समिति है वो एक तरह से अनुशंसा करती है, मत्स्य संघ शामिल हो जाती है। फिर 26 जनवरी 1950 सिरोही का विलय आबू दिलवाड़ा को छोड़कर शास्त्री जी, मान सिंह जी और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य रहा, उसको आप ध्यान में रखें। बाद में राज्यों की श्रेणियां है वो समाप्त कर दी गई थी। सप्तम आधुनिक राजस्थान अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सिरोही, मध्य प्रदेश के मंदसौर की भानपुरा का सुनेल टप्पा शामिल किया गया और सिरोज है वो MP को दिया। और राज प्रमुख का पद समाप्त किया। राज्यपाल का पद सुखाड़िया जी CM बनते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों की जो 20 श्रेणियां समाप्त की गई और राजस्थान है वो एक सामान्य राज्य बनता है। कुछ प्रश्न आए कि P सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्यनारायण समिति ने जयपुर को राजधानी की सिफारिश है वो की, ठीक है। लोक सेवा आयोग अजमेर रखने की बात की, ठीक है। यानी ये विभागों की बात है वो की गई थी। तो विभाग की बात की गई थी, वो बात होती है सत्यनारायण राव समिति। राजधानी भी इसको रखा गया। हाईकोर्ट जोधपुर रखा गया, सत्य बात है। और कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर नहीं रखा गया, जबकि ये भरतपुर रखा गया था।
भरतपुर रखा गया। उदयपुर में तो है वो खान और खनिज डिपार्टमेंट रखा जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। इसको आप ध्यान में वो रखेंगे। कई बार तो इसमें मत्स्य संघ में वही हिस्सा थे AB और CD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 30 मार्च को जयपुर राजस्थान संघ का है वो उद्घाटन किसने किया? जयपुर में। तो कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं या पटेल साहब कर रहे हैं? तो पटेल साहब करेंगे 30 मार्च 1949 को। फिर आता है किसकी सिफारिश के आधार पर आबू दिलवाड़ा तहसील को है वो राजस्थान में शामिल किया? तो किसकी? फजल अली कमीशन की अनुशंसा पर किया। गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चलता है। फिर है राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरण और संबंधित तिथियों का असंगत युग्म कौन सा है? तो पंचम चरण है वो 15 मई, द्वितीय चरण 25 मार्च, तृतीय चरण 25 मार्च और चतुर्थ चरण 30 मार्च। तो ये भी सही है और ये भी सही है। द्वितीय चरण है वो 25 मार्च सही है और ये कब था? ये 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल 48 उदयपुर शामिल हो रहा है। फिर आता है देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो कौन सी है वो हिस्सा नहीं थी? तो उसमें आपके कौन सी आ जाएगी? सेकंड चरण में उदयपुर नहीं थी, बाकी ये तो शामिल थी, शाहपुरा भी शामिल थी। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें और ठिकाने थे? तो वही आपके 19 रियासतें और 3 ठिकाने हो जाएंगे। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का क्रम है वो क्या रहा? तो ये देख लो, दूसरे चरण में आती है, ये तीसरे चरण में आती है, ये चौथे चरण में है वो आती है और ये अंतिम चरण में है वो आती है, सप्तम के अंदर है, 5, 6 और 7 है। तो इस हिसाब से कूट आपका बैठा दो आप। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो CM साहब थे हरिभाऊ उपाध्याय साहब। हरविलास शारदा भी बड़े नेता है वो रहे थे, अजमेर शहर आते थे हरविलास शारदा, आर्य समाजी थे। भरतपुर में क्या है? एग्रीकल्चर का था। तो जोधपुर में हाई कोर्ट है। बीकानेर में एजुकेशन डिपार्टमेंट आज भी है। तो खनिज विभाग ये है। इसलिए आपका कूट बन जाएगा 4, 1, 2 और 3, 41-23 जहां पर होगा वहां आपका कूट है वो हो जाए। तो यहां पर देख लीजिए 41-23। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय है वो कितनी थी? तो 184 है वो थी, इसकी लाख रुपए है वो थी। इसको है वो आप ध्यान में है वो रखेंगे। निम्न में गलत है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, बिल्कुल सत्य। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं थी, शाहपुरा है। +400 वर्ग की मीम थी, 405 है या ऐसी कुछ है। सबसे नवीन तो झालावाड़ थी, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी है वो जोधपुर थी क्षेत्रफल में, ये भी सही है। तो राज्य की जो गलत है वो सबसे छोटी में ये माना जाए, इसको आप ध्यान रखें। ये तो सबसे प्राचीन सत्य हैं और ये आपकी धौलपुर नहीं शाहपुरा होगी। तो ये राजस्थान के विलय की है वो दोस्तों हमने बात की। मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि राजस्थान के एकीकरण का जो मोटा मोटा घटनाक्रम हमने लिया और भी इसको है वो अच्छे तरह से आगे हम समझेंगे। प्रश्न भी आपको है वो हो गए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।